नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल.के. आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची के भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में और यहां पे हमारे साथ में कई महानुभाव बैठे हुए हैं और उनसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हित के लिए हमेशा काम करती है और उनके सुख दुख में हमेशा सहभागी रहती है और उनको जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाओं को लेकर के आंदोलन करती है, बात करती है और आवाज़ उठाती है। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय मजदूर संघ के लोग और उनसे हम लोग आपको रूबरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपको मिलाएंगे संजय चक्रवर्ती जी से। ये भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और आंदोलनकारी भी हैं और साथ में बैठे हुए हैं चंदन जी, और चंदन जी से भी हम लोग आपको रूबरू कराएंगे। ये कोऑपरेटिव के सचिव भी हैं और ये आपको बताएंगे बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं संजय चक्रवर्ती जी से। संजय जी, भारतीय मजदूर संघ जो है ये मजदूरों के हित के लिए हमेशा काम करती है, लेकिन आज के डेट में मजदूरों का शोषण हर जगह देखा जाता है, हर तरीके से मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या आपके संस्था काम कर रही है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ नॉन पॉलिटिकल संस्था है। ये कोई भी राजनीतिक दल से इनका कोई संबंध नहीं, सिर्फ मजदूर हित पे कार्य करती है और इसी पे वो अपना ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन बाकी बहुत सारे संगठन है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करती है, राजनीतिक हित में काम करती है। आप देखें तो विगत कल पूरे देश में हड़ताल की घोषणा की गई, जिसे कोयला सेक्टर से शुरू करके बैंकिंग, बड़े बड़े उद्योग, रेल, गैर सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, रिक्शा, यातायात के या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, सभी लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया और पूरी तरह बंद विफल रहा। इसके पीछे कारण है कि उस पूरे बंद के पीछे वो तो मजदूरों के नाम पे बुलाया गया था, परंतु राजनीतिक दल सड़कों पे उतर आए। तो लोगों को लगता है कि मजदूर हित से ज्यादा इन राजनीतिक दल अपना हित साधना चाहता है, जबकि भारतीय मजदूर संघ पूरी की पूरी मजदूर आधारित केंद्रित कार्य करती है, इसलिए कोई राजनीतिक दल में जाती नहीं। तो मजदूर का आज के डेट में हर जगह शोषण हो रहा है, क्यों? चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या सरकारी संस्थाएं हो, वो हर जगह मजदूरों का शोषण हो रहा है। जैसे सबसे मेन चीज़ अगर हम लोग देखें कि मजदूरों को जो पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट भी मजदूर को नहीं मिल पा रहा है, या फिर अगर पेमेंट मिल भी रहा है तो उसको किसी तरह का कंडीशन डाल करके उसको लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से उसको वंचित रखा जा रहा है। तो ये सब जो कारण हो रहा है उसमें उसको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? ये जो भी चीज होते, ये प्रबंधक या आप मान सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, ठेकेदार और श्रम विभाग के अधिकारियों के मिली भगत से पूरा खेला खेला जा रहा है। उनका राज्य सरकार या केंद्र सरकार जहां भी वो कार्यरत है, वो प्रति 3 साल, 4 साल, कहीं 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करती है जो कुशलता के आधारित होती है, और हर 6 महीना में उसका VDA की घोषणा करती है। श्रम कानून के तहत उसको नेशनल हॉलीडे, त्योहार का हॉलीडे, अर्न लीव और कैजुअल लीव का प्रावधान है, ग्रेचुटी है, PF है, ESI है। ये सारे श्रम कानून के तहत भारत सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है, परंतु तीनों का गठजोड़ इसको लाभ देने से वंचित रखता है। भारतीय मजदूर संघ एक ऐसी संगठन है जिसके साथ जुड़ने के बाद उनको उनका ग्रेचुटी, PF, ESI, न्यूनतम मजदूरी में होता है कि उसका कुशलता के आधार पर तय होती है, लेकिन देखा जाता है कि अकुशल कर्मचारी का वेतन देता है और कुशल कर्मचारी का काम करता है। ये भी मजदूरी का अधिनियम के तहत उल्लंघन है। तो ये सारे चीजों को भारतीय मजदूर संघ जहां यूनियन गठित करती है, मजदूर जहां भारतीय मजदूर संघ के साथ आते हैं, भारतीय मजदूर संघ उसके लिए पूरे लड़ाई लड़ती है, चाहे वो श्रम न्यायालय में हो या श्रम अधिकार क्षेत्र में हो या श्रम अधिकारियों के सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो झारखंड है इसमें शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है। तो सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमको क्या पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए और कितना पैसा मतलब हमको उचित सरकार की तरफ से तय किया गया, ये भी जानकारी नहीं है। तो सब बताएंगे तो अच्छा। देखिए, एक्चुअल अवेयरनेस का कमी है। अवेयरनेस के कमी के कारण भी बहुत सारा शोषण का सामना करना पड़ता है, ये पूरा देश में सच है। और चूंकि ये राज्य में पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, 1834 से इस देश में पलायन हो रहा है। पहले लोग विदेश पलायन किए, आज हमारे ही देश में बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में पलायन हो रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है
कि उसको न्यायोचित जो उसका मानधन ये वेतन है वो नहीं मिल पाता। दूसरे प्रदेशों में इससे ज़्यादा वहाँ का न्यूनतम मजदूरी है मिलता है। इस कारण है जो उनको मिलना, जैसे कुशलता के आधार पे 4 श्रेणियों में न्यूनतम मजदूरी को विभाजित किया गया है। अगर वहाँ कहीं 12+ है या 10+ है तो वहाँ PF ESI का लागू होता है। ठेका मजदूर है तो तुरंत लागू होता है, उसमें कोई संख्या की बाइंडिंग नहीं है। 6 महीना पे महंगाई भत्ता की घोषणा करती है राज्य और केंद्र की सरकार, उसको मिलना है। 5 साल कंप्लीट होने के बाद उनको ग्रेच्युटी मिलना है। हर साल अगर इंडस्ट्री प्रॉफिट में है या नहीं है, उस परिस्थिति में भी 8.33 उसको फाइनेंशियल ईयर में बोनस मिलना है, छुट्टी मिलना है, ये सारे चीज मिलना है। और अगर कहीं नहीं मिलता है तो हमारा कांटेक्ट में होने के बाद हम उसको दिवाने का हरसक प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है, जैसे कुछ जगह हम लोगों ने विजिट किया, बहुत से ऐसे मतलब माइंस हैं, वहाँ पे ये बोला जाता है कि संडे का छुट्टी नहीं मिल पाएगा, संडे का पैसा जो छुट्टी का मिलता है लेकिन संडे का पैसा जो है वो कट जाता है। जो हॉलीडे होना चाहिए, जैसे कोई फेस्टिवल में अगर छुट्टी किया उसका भी पैसा लोग काट देते हैं, या फिर बहुत सारी जैसे उनका तबीयत खराब हो गया, वैसे कंडीशन में भी जितना दिन वो एब्सेंट करेंगे उतना दिन का पैसा काट लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए? अगर वो एब्सेंट करता है, मतलब अगर तबीयत उसका खराब हो जाता है, उसी के लिए ESI की कल्पना की गई है। वहाँ उसका मुफ्त इलाज भी होगा, दवाई मिलेगा। अगर ज़्यादा जरूरत हो, एडमिट की जरूरत हो तो वहाँ एडमिट के लिए हॉस्पिटल भी बने हुए, रांची में भी, नामकुम में, जमशेदपुर में भी है, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में कांटेक्ट किया हुआ जहाँ उनका इलाज होता है। उस अवधि का जितने दिन वो छुट्टी में है या उसका तबीयत खराब है, उस पीरियड का, उस अवधि का वेतन ESI भुगतान करती है। छुट्टी तो 3+1 नेशनल हॉलीडे मिलेगा, त्योहार छुट्टी मिलेगा, 45 दिन में 1 दिन CL मिलेगा, और अर्न लिव मिलेगा। 240 दिन काम करने को अर्न लिव मिलेगा, बोनस का भुगतान होगा। अभी झारखंड की सरकार ने अगर 0 से 5 ईयर्स में, 5 से 10, 0 से 5 में वही वेतन है, 5 से 10 में उस पर इंक्रीमेंट है 5%, 10 से 15 में 10%, 15 से 20 में 50%, और 20 साल से अगर कोई मजदूर कार्यरत है तो उसको 30% का उस वेतन के ऊपर इंक्रीमेंट मिलता है। तो आपका जो संस्था है भारतीय मजदूर संघ, ये संस्था मजदूर अगर आपके साथ में कनेक्ट होना चाहें तो किस आधार से वो कनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ में, ताकि उनको जो भी एडवांटेज मिलना है वो मिल पाए और वो आपसे तालमेल बना करके चल पाए? क्योंकि भारतीय मजदूर संघ यूनियनों का महासंघ है, तो जिस भी इंडस्ट्री में है वहां पर ही लोग यूनियन गठित करते हैं। वो यूनियन भारतीय मजदूर संघ से संबंध होता है, और भारतीय मजदूर संघ उसके हित पे, मजदूर हित पे जो भी कार्रवाई है सारी करती है, चाहे वो श्रम अधिकारियों के समक्ष उठाना पड़े या श्रम न्यायालयों में उठाना पड़े। भारतीय मजदूर संघ के सारे अधिकारी इस विषय में तत्परता से लगते हैं। तो आपके संगठन के साथ में अगर कनेक्ट होना चाहें तो क्या प्रक्रिया होगा? मतलब आपके साथ में हमारे पदाधिकारी यूनियन को बैठना पड़ेगा? हाँ, मजदूर के साथ पदाधिकारियों की बैठक होगी, उनकी समस्याओं से संबंधित जो भी जानकारी हासिल की, उसके बाद आगे की कार्रवाई अगर वो केंद्र के तहत आते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालयों में होगा या श्रम अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा, और राज्य सरकार के होगा तो राज्य सरकार का होगा। ESI PF कहीं भी वो काम करे उसके लिए एक ही संस्था ESI PF का है। फिर हमारे साथ में चंदन जी हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक के सचिव भी हैं, और इनसे लोग समझना चाहेंगे बैंकों में किस तरह का कानून व्यवस्था होना चाहिए मजदूरों को हित के लिए खास करके, तो वो रूबरू कराएंगे। चंदन जी, आप बताएं कि बैंक से संबंधित क्या क्या एडवांटेज है जो वहाँ के वर्करों को मिलना चाहिए? जी, पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव बैंक जो कर्मचारी संघ है उसका मैं महामंत्री हूँ, महासचिव हूँ, इसका मैं पहले ये कहना चाहूँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को या किसी भी अन्य बैंक के कर्मचारियों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक, तो इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और इसमें जो कर्मचारियों के लिए जो प्रावधान है PF का है ना, मेडिकल फैसिलिटीज का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, HRA का, ये सारे नियत है, वो फिक्स है, वो मिलता है।
इसके इतर अभी हमारे जो मांगे हैं वो हर हमारे बैंक्स के सभी सेक्टर में आ रही है। तो जैसे ओल्ड पेंशन योजना जो पहले था उसको अब समाप्त कर दिया गया है काफी समय से। तो जबकि हम सभी कर्मचारियों का या हमें हमारे यूनियनों का, बैंक से यूनियनों का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना थी जिसके कारण कर्मचारी इस नौकरी की ओर, इस जॉब की ओर आकर्षित होते थे। वो एक अच्छा सुरक्षा था जो कि अभी नहीं मिला है। तो ऐसी हमारी योजना है कि आने वाले समय में हम सभी यूनियन को, कोऑपरेटिव बैंक से सारे भारत को, हमारा एक संस्था है जो भारतीय मजदूर संघ से संबंध है, नोकबे, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय, उसका हम लोगों ने गठन किया है। और उसके बैनर तले हम लोग सभी देश के कोऑपरेटिव बैंक को एक करके हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू कराने के लिए हम लोग आगे इस पर कार्य करें। अब बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जैसे सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ बहुत सारी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक गलत तरीके से चयन करके उसको आज के डेट में जो सरकार की तरफ से जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। जैसे सबसे पहले पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के रूप में एक नियुक्ति हुई थी झारखंड सरकार की तरफ से, और उनको आज के डेट में कोई भी मानदेय नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ एक प्रोत्साहन राशि के रूप में करके उनको काम कराया जा रहा है। तो इसमें क्या आपकी संस्था क्या कर सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं समझता हूँ कि ये जो समस्या है, कर्मचारियों को उनका उचित मानदेय नहीं मिलना और कर्मचारियों को विभिन्न तरह की सुविधाओं से वंचित रखना, ये सरकार की मंशा रही है, पूर्व के सरकारों की मंशा रही है। और उसी का नतीजा है कि जितने भी विभाग देखेंगे, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, उसमें ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कर्मचारी रखा जाता है। ये शुरुआत हो गया, उसके बाद उनका शोषण करना। तो मैं समझता हूँ हर एक इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी जगह लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है, इसके लिए अवेयर होने की आवश्यकता है। और जब लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, संगठित होंगे और फिर उसके लिए एक फोरम में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आते हैं, तो निश्चित उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ाई बड़ी होगी और उनको इन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ काम करेगी। अभी हाल की घटना है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जो पंचायती राज में नियुक्त हुए हैं, करीब 14,000 मेंबर है वहाँ पे, जिनका चयन गलत तरीके से, सरकार का कहना है कि गलत तरीके से चयन हुआ है, इसलिए उनको स्थायीकरण नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने अपनी मांग को पंचायत विभाग में भी कई बार रखा, मुख्यमंत्री से भी कई बार रखा, मुख्य सचिव से भी मुलाकात की, और पिछले 2 महीना पहले उन्होंने विधानसभा घेरने का भी प्रयास किया अपनी मांग को लेकर, लेकिन उनको लाठीचार्ज करके उनका बात को दबा दिया गया। तो आपकी संस्था के साथ में अगर वो आते हैं तो उनको क्या एडवांटेज मिल सकते हैं? ऐसा है, चूंकि भारत का संविधान के ऊपर ही सारा कानून बना है देश का। उस भारत के संविधान में मजदूर अगर कहीं काम करता है तो उसको पारिश्रमिक मिलना है। अगर उसका पारिश्रमिक नहीं मिलता है, इसके लिए श्रम विभाग बना हुआ है। आपको अगर श्रम विभाग से भी नहीं मिलता है न्याय, तो श्रम विभाग द्वारा गठित श्रम न्यायालय है जहां से मिलता है। उसके आदेश से इस देश में हजारों लाखों की संख्या में मजदूर परमानेंट हुए। लेकिन चूंकि हमने आपको पूर्व में कहा कि राजनीतिक दलों से प्रेरित संस्थाएं राजनीतिक करने के लिए विधानसभा घेराव, सरकार के विरोध, केंद्र सरकार के विरोध, इधर आप देखिएगा लोकसभा का चुनाव आने के बाद यह संख्या में बाढ़ आ गया। तो वो लोग, उनका किस प्रतिक्रिया के तहत नियुक्ति हुई, ये जो भी अथॉरिटी थे, ये गवर्नमेंट सरकार के अथॉरिटी थे, उनका नियुक्ति हो गया। उससे आप श्रम लिए, श्रम कानून के तहत उनको जो भी वेतन है वो उनको मिलना है। आज मनरेगा के काम करने वाले को भी वेतन है राज्य सरकार के। उसी तरह पूर्व में भी मैंने कहा, राज्य और केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करती है, उसके तहत उसको मिलना है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कंसलेशन के बाद न्यायालय जाने के उपरांत इस पे श्रम न्यायालय का निर्णय आ सकता है कि इनको आप परमानेंट कीजिए। चूंकि जो ठेका कानून है उस पे एक तरह के एकदम अस्थायी काम में ठेकेदारी नहीं होगा, स्पष्ट उल्लेख किया गया। लेकिन चूंकि
पूर्व में भी आपके बात था, यहाँ एयरनवेस की कमी है, लोग राजनीतिक उताकुट में ज्यादा है। मजदूर आंदोलन और राजनीति का कहीं भी एक साथ नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। ट्रेड यूनियन के लाइन में चलेगा, उस लाइन में भारतीय मजदूर बिना किसी राजनीतिक दल के आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। इसलिए अगर वो भारतीय मजदूर संघ के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय मजदूर संघ उसकी लड़ाई श्रम न्यायालय और श्रम कानून के तहत लड़ेगा और उसको न्याय दिलाएगा, उसको परमानेंट करवाएगा। तो आप सुन रहे थे भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो जाने माने कार्यकर्ता है, हर जगह इनका आवाज उठता रहा है, सरकार के अगेंस्ट में भी उठता रहा है, सरकार के फेवर में भी उठता रहा है, हर विभाग के दुख दर्द, मजदूरों के दुख दर्द में इनका आवाज उठता रहा है। और ये आज बहुत अच्छी बात बताए कि अगर इनका शरण लेना चाहते हैं, आप इनका साथ लेना चाहते हैं, तो आप इनके साथ में जुड़े और इनके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह का खबर देखने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।